हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज का जो हमारा वीडियो है, बोर्ड सीरीज में हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर एसी। एसी एक ऐसा चैप्टर है जो कि बोर्ड के अंदर अगर बात करी जाए तो काफ़ी लेंदी चैप्टर है। कॉम्पिटिटिव में ये जितना छोटा है बोर्ड के अंदर ही उतना ही बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर अगर डेरिवेशंस भी देखे जाएँ तो 7-8 डेरिवेशंस हो जाते हैं जो आपको याद करके जाने पड़ते हैं। जैसे क्वालिटी फैक्टर आपको याद करना पड़ता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में आपको याद करना पड़ता है, उसके अंदर आपको बैंडविड्थ के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, एवरेज वोल्टेज एवरेज करंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, साथ साथ आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का डेरिवेशन आपको पढ़ना पड़ता है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का पढ़ना पड़ता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का पढ़ना पड़ता है, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और आरएलसी सर्किट, ये सारे के सारे डेरिवेशंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो आप देखेंगे कि ये सभी डेरिवेशंस कभी ना कभी आपसे पूछे गए हैं, जिसमें आपको थियोरेटिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आरएल सर्किट में होता क्या है। अच्छा, अगर थियोरेटिकल नॉलेज आपको है और सिर्फ आपने रट्टा मार रखा है तो न्यूमेरिकल को आप टच भी नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर बहुत डीप नॉलेज तो नहीं बोलूंगा मैं, पर एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल को टैकल कर पाएंगे। और इसमें बच्चों को पर्टिकुलरली दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि जिस तरीके का वोल्टेज और करंट हमारे पास आ रहा है वो साइनोसोडल है, यानी साइन या कॉस वाला है। तो बच्चों को ये साइन या कॉस के साथ डील करने में दिक्कत आती है। पर बच्चों, आपके लिए एक बात समझना जरूरी है कि इस चैप्टर में आपको उन साइन और कॉस के साथ डील करना ही नहीं है, आपको डील करना है वेक्टर्स के साथ। किसके साथ डील करना है? वेक्टर्स के साथ। ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे और मैं अपने आप आपको एक एक करके वो चीजें बताता जाता हूं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भी देख लूंगा। जैसे कि अपन शुरुआत कर देते हैं। शुरुआत अपन करते हैं एवरेज वोल्टेज से और आरएमएस से। आरएमएस एवरेज इन सब का फंडा अपन समझते हैं और वैल्यूज भी याद करते हैं और समझते हैं कि आरएमएस का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब क्या है। तो जैसे आप एवरेज वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए आपका वोल्टेज आ गया वी नॉट साइन ओमेगा टी। पर अगर वी नॉट साइन ओमेगा टी आ सकता है तो आपका वोल्टेज ये भी आ सकता है वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब साइन का ग्राफ आप कैसे बनाते हैं बेटा? साइन वाला ग्राफ बना लीजिए। साइन का ग्राफ आप ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाने के बाद ये होता है जीरो। ये हो गया अपना पूरा टाइम पीरियड यानी कि एक साइकिल को पूरा करने का समय। तो ये पूरा अपना हो गया टी, ये पूरा अपना हो गया टी। तो ये कितना हो गया बेटा? t/2। ये क्या हो गया? 3t/4। और ये क्या हो गया अपना? t/4। इसी तरीके से अगर आपको कॉस का ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है? कॉस का। तो कॉस का ग्राफ ऐसा थोड़ी बनेगा, ये तो साइन का है। तो हाँ, साइन का और कॉस का ग्राफ भी आपको आना चाहिए। तो कॉस का ग्राफ आपका ऐसा बनता है। कॉस का ग्राफ चालू 1 से होता है, एंड भी 1 पे होता है। साइन का ग्राफ चालू 0 से होता है, एंड भी 0 पे होता है। ठीक है ना। तो ये आ गया। अब यहां पर आप एक चीज देखना बेटा, ये कॉस का, सिर्फ कॉस का ग्राफ होता तो यहां आप 1 लिखते, पर ये वी नॉट कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है, इसलिए यहां पे आप लिखेंगे वी नॉट और नीचे आप लिखेंगे माइनस वी नॉट। उसी तरीके से यहां पर आप लिखेंगे वी नॉट और नीचे आप लिखेंगे माइनस वी नॉट। तो ये बन गए आपके ग्राफ। ठीक है। कॉस के ग्राफ में भी मार्क कर दीजिए t/4, यहां आ गया आपके पास t/2, ये आपके पास आ गया 3t/4 और ये आपके पास आ गया t। इस तरीके से टाइम पीरियड मार्क करना भी आपको आना चाहिए। अब क्या है, उसने आपसे बोला कि मुझे एवरेज बताओ वी नॉट साइन ओमेगा टी का, यानी बेसिकली उसने आपसे आपका साइनोसोडल वोल्टेज जो है उसका एवरेज पूछ लिया। पर वोल्टेज क्या है? टाइम का फंक्शन है, तो उसने आपसे वीटी का एवरेज पूछ लिया। एवरेज का मतलब होता है एक साइकिल का एवरेज। तो एक साइकिल का एवरेज, एवरेज कैसे निकाला जाता है पहले वो चीज समझिए। तो किसी भी फंक्शन का अगर आपको एवरेज निकालना हो, किसी भी चीज का अगर आपको एवरेज निकालना हो, तो आपको उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। अंदर लिख दें वी नॉट साइन ओमेगा टी, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यही तरीका होता है एवरेज निकालने का, याद कर लें इसको। अब उसने क्या बोला? पूरी साइकिल के लिए निकालना है ना। एवरेज का मतलब ही होता है फुल साइकिल के लिए। तो पूरी साइकिल का शुरुआत कितने टाइम पे होता है? 0 पे, और अंत कब होता है? कैपिटल टी पे। नीचे भी आपको आपका टाइम इंटरवल लिख लेना है t-0। ठीक है। अब अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिए कि अगर कोई ग्राफ बना हो, क्या बना हो? ग्राफ y और x का ग्राफ इस तरीके से। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि ये साइनोसॉइडल है, कुछ भी ग्राफ है और ये x है। अगर मैं आपसे बोलूं इंटीग्रेशन y dx, ठीक है, और ये हो गया x1
और ये हो गया x2। ये आप टाइम के साथ मान लेना, वहाँ पे भी टाइम है ना, यहाँ पे dt है, टाइम के साथ ग्राफ बना है, यहाँ भी आप टाइम मान लें, ठीक है। तो y और टाइम का ग्राफ बना है, ये टाइम है t1 और ये टाइम है t2, और उसने आपसे बोल दिया इंटीग्रेशन y dt t1 से t2। तो ये आपको क्या देता है, ये क्या देता है आपको, याद करें, ध्यान रखें इस बात को कि अगर t1 से t2 तक इंटीग्रेशन करा जाए y dt का, तो इंटीग्रेशन आपको देगा एरिया अंडर कर्व या एरिया अंडर ग्राफ। ग्राफ के अंडर का एरिया या कर्व के अंडर का एरिया ये आपको दे देगा। तो यहां पर भी आपने जब इसका 0 से t तक इंटीग्रेशन करा, किसका, v का, ये vdt तो है, v नॉट साइन ओमेगा टी क्या है, ये वोल्टेज ही तो है, और वोल्टेज कौन सी एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, तो v dt की जगह आप y dt भी तो लिख सकते हो। और अभी आप समझ गए इंटीग्रेशन, तो ये हमको क्या दे देगा, एरिया अपॉन में t। यानी आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो आपको टोटल एरिया अगर ग्राफ के अंडर का आप लिख दें और उसको टाइम के साथ डिवाइड कर दें तो आपको एवरेज मिल जाएगा। अब इस एरिया को देखो, ये वाला एरिया है पॉजिटिव और ये वाला एरिया है नेगेटिव, तो इसको अगर मैं बोल दूं a, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस है। तो अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, a माइनस है, a माइनस ए क्या हो गया, 0, तो एवरेज भी क्या आ गया, 0। बात क्लियर हो गई आपको, एवरेज भी क्या आ गया आपका, 0। तो कभी भी आप अगर वोल्टेज का एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आपका हमेशा 0 ही निकल कर आएगा, और एवरेज शब्द मतलब पूरी साइकिल की बात हो रही है। इसी तरीके से अगर आपने इस वोल्टेज का भी एवरेज निकाल लिया, एवरेज बेटा ऐसे बना दो आप सिंबल, तो इसका मतलब एवरेज ही होता है, तो वो भी आपका क्या निकल के आ जाएगा, 0। क्योंकि इसमें भी देखिए 2 आधे पहाड़ ऊपर और 2 आधे पहाड़ नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एरिया 0 निकल के आएगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा अपना, 0। तो अगर वो आपसे कभी पूछ ले कि प्रूव करो कि एवरेज 0 होता है, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। लेकिन मजा तब आएगा जब वो आपसे हाफ साइकिल के लिए पूछे। किसके लिए पूछे बेटा, हाफ साइकिल के लिए। तो आप ये समझ गए एरिया यहां पर मैटर करता है। पर अब की बार उसने क्या करा, थोड़ा खेल ही चेंज कर दिया, उसने यहां लिख दिया हाफ साइकिल, तो यहां भी आपने लगा दिया हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का टाइम क्या होता है, t/2, तो नीचे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, t/2, यानी कहानी में थोड़ा सा चेंज आ गया है। अब एरिया अंडर द ग्राफ आपको नहीं पता, इसलिए आप यहां पर इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे, इंटीग्रेशन का। अब की बार कहानी में क्या ट्विस्ट आया है बेटा, अब की बार कहानी में ये ट्विस्ट आया है कि फुल साइकिल के लिए नहीं, हाफ साइकिल के लिए निकालना है। कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन हमको आता है। v नॉट यहाँ पर कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर निकाल लिया, लिमिट लगा दी 0 से t/2, नहीं लिमिट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये क्या हो गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। साथ में माइनस भी आता है, तो उस माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, वो जो माइनस आया उसको मैंने बाहर निकाल लिया। फिर इसमें मेरे को लिमिट डालनी है 0 से t/2, और नीचे भी मेरा टाइम पीरियड क्या है, t/2। बात क्लियर हो गई क्या। अब इसके आगे भी चलो तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। v नॉट कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा, ओमेगा क्या होता है बेटा, 2π/t। पहले इसमें t की जगह क्या आ जाएगा, t/2, ये देखिए, माइनस कॉस 0, कॉस 0 क्यों आया, फिर टाइम के अंदर लिमिट में क्या आ जाएगा, 0, और जब टाइम ही 0 हो जाएगा तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा, 0। नीचे क्या बचा है बेटा, ओमेगा, ओमेगा बचा था, ओमेगा को मैं लिख देता हूं 2π/t, और मेरे पास क्या था यहाँ पे, t/2, t से t कट गया, 2 से 2 कट गया। अब बेटा ये t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, ये क्या हो गया, cos 180 माइनस कॉस 0, cos 180 क्या होता है, -1, और ये cos 0 क्या होता है, +1, तो यहाँ क्या आ गया, -2, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, 2v0/π। फाइनल आंसर हमारा क्या आया, 2v0/π। तो बच्चों को ये समझ में आ गया, अच्छा सर मतलब हमको याद कर लेना है कि हाफ साइकिल के लिए 2v0/π होता है। बिल्कुल, हाफ साइकिल के लिए 2v0/π होता है, बिल्कुल सही आपने यहाँ पर याद करा। पर अब मान लो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, इसको नोट कर लें आप लोग, ठीक। अब एक स्टेटमेंट आपके पास लिखा हुआ आया कि फॉर अ साइनोसॉइडली वेरिंग वोल्टेज, फॉर अ साइनोसॉइडली वेरिंग वोल्टेज, कैसी है हमारे पास वोल्टेज, साइनोसॉइडली वेरिंग, जो साइनोसॉइडली वेरी कर रही है, साइनोसॉइडली वेरिंग वोल्टेज यानी v नॉट साइन ओमेगा टी भी हो सकती है,
और वी नॉट कॉस ओमेगा टी भी हो सकती है। तो ये हमारी साइनोसॉइडली वेरिंग वोल्टेज हो गई। उन्होंने बोला एवरेज फॉर हाफ साइकिल इज ऑलवेज 2v0/π। ट्रू है कि फॉल्स है? तो मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूं कि बेटा ये फॉल्स है। अब आप बोलेंगे सर उसने ये भी कहा था कि प्रूव भी करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। आइए प्रूव करते हैं। तो अब की बार हम क्या कर रहे हैं, हम वी नॉट कॉस ओमेगा टी का एवरेज निकाल रहे हैं हाफ साइकिल के लिए। अब हमने बोला इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी का टाइम के साथ 0 से t/2, और नीचे भी सर ने बताया था लेना है t/2। अब कॉस में अगर आप लेते हैं, अच्छा फिर मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया अपॉन t/2। आप बोलेंगे सर यहां एरिया क्यों यूज कर रहे हो, पिछले में तो आपने इंटीग्रेशन करा था। क्योंकि बेटा अभी आपको समझ में आ जाएगा, यहां ध्यान से देखो 0 से t/2 तक का इंटरवल हमको कवर करना है। तो 0 से t/4 का एरिया क्या है, पॉजिटिव, लेट्स कॉल इट +a0। और t/4 से t/2 का एरिया क्या है, नेगेटिव, तो लेट्स कॉल इट -a0। बात समझ में आई क्या? तो t/4 के पहले का जो मतलब t/4 से पहले जो एरिया आ रहा है वो ग्राफ में ऊपर आ रहा है टाइम वाली एक्सिस के, तो ये पॉजिटिव है। जो नीचे एरिया आता है उसको अपन क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया बेटा, a0 -a0 डिवाइडेड बाई t/2, तो क्या आ गया, 0। तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज हमेशा 2v0/π होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है इंटरवल पे। अगर जितना ऊपर उतना ही नीचे आ जाए तो आंसर 0 भी आ सकता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। और क्या याद रखना है वो बताता हूं, और क्या याद रखना है वो भी सुन लो, ठीक है। ये बात भी ध्यान रख लो कि जैसे आपके पास v0 sin ओमेगा टी है ऐसा, तो अगर वो आपसे इस पूरे का पूछे, इस वाली साइकिल का एवरेज, तो आपने याद कर लिया 2v0/π। अगर करंट आ जाए बेटा तो i0 लगाना है, बस और कुछ नहीं करना, 2i0/π। तो जो नीचे की तरफ है ना बेटा उसका एवरेज है -2v0/π इसका, ठीक है। एक बात और याद करो, इस आधे का पूछे तो भी 2v0/π, और 1/4 का पूछे तो भी 2v0/π, इस वाले 1/4 का पूछे तो भी 2v0/π, यानी इनका इसका भी 2v0/π, और इस पूरे का तो 2v0/π है ही, पर इनका इंडिविजुअली भी 2v0/π। और यही बात नीचे वाले साइकिल के लिए भी एप्लीकेबल है। इस 1/4 का पूछे तो -2v0/π, अगले 1/4 का पूछे तो भी -2v0/π, और इस पूरे का पूछे तो भी -2v0/π। अब इसी तरीके से कॉस में देख लेते हैं, इसी तरीके से कॉस में देख लेते हैं। कॉस में अगर वो आपको, जैसे ग्राफ हो गया आपका, इस 1/4 का पूछे इसका तो 2v0/π, इस नीचे वाले का पूछे पूरे का तो इसका -2v0/π, और इस वाले 1/4 का पूछे 2v0/π, इस वाले 1/4 का पूछे इसका पूछे तो भी -2v0/π। अब आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। और अगर वो इसका पूछ ले, इस t/2 का पूछ ले, इसका है ना, इस पूरे का, तो बेटा यहां तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि आधा पॉजिटिव एरिया और आधा नेगेटिव एरिया, तो ऊपर और नीचे बराबर एरिया हो तब आपको ध्यान रख लेना है 0 होगा। बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है। तो ये हमारा एवरेज में जितनी जानकारी जरूरी थी वो मैंने आपको पढ़ा दी, जितनी जानकारी जरूरी थी वो आपको पढ़ा दी। अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। तो मान लो उन्होंने आपको ऐसा दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, मान लो 2 वोल्ट। यार अब करंट का ले लेते हैं क्योंकि वोल्टेज का तो कर लिया अपन ने, ये करंट का और टाइम का ग्राफ है, इस तरीके का आपका ग्राफ आ गया, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट जो है आपका कांस्टेंट है 2 एम्पियर, और फिर नेगेटिव में आपका वो -2 एम्पियर है। तो इसका अगर वो आपसे एवरेज पूछे तो क्योंकि बेटा कांस्टेंट रहा तो आंसर आपका 2 एम्पियर ही आएगा, ठीक है। इस वाले का अगर वो आपसे पूछे तो -2 एम्पियर आएगा, क्योंकि
T/2 से T तक करंट कांस्टेंट रहा। पर अगर वो आपसे पूरे का पूछ ले तो जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया। तो अगर पूरे करंट का एवरेज पूछ ले तो 0 आएगा, पहली हाफ साइकिल का पूछ ले तो 2 आएगा, और T/2 से T का पूछ ले तो -2 आएगा। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अगर इसी में उसने आपको ऐसा कुछ दे दिया होता, ऐसा, ये करंट था फिर गायब हो गया, फिर था फिर गायब हो गया, फिर था फिर गायब हो गया, ऐसे T/2 तक था, T/2 से T तक कोई करंट नहीं था। अब इसमें उसने आपसे एवरेज पूछ लिया, करंट उसने बोल दिया इस दौरान जो T/2 था वो I0 था, ये करंट का और टाइम का ग्राफ हो गया। अब उसने आपसे बोला एवरेज करंट बता दो। क्या बोला उसने आपसे? एवरेज करंट बता दो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन का सहारा लेना है। किसका सहारा लेना है? इंटीग्रेशन का। तो आपने बोला हमसे एवरेज पूछा, अच्छा बेटा हाफ साइकिल का पूछा होता तो हाफ साइकिल में तो कांस्टेंट था, I0 था, तो I0 आ जाता। T/2 से T तक का पूछा होता एवरेज, तो उसमें करंट था ही नहीं, तो 0 आ जाता। पर उसने करंट आपसे पूछा पूरे का, पूरा 0 से T तक का, तो आपने लिखा इसमें तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, I/dt 0 से T और T। बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर आधे की कहानी अलग है, बाकी आधे की कहानी अलग है। तो मैंने करंट का इंटीग्रेशन T/2 तक अलग कर दिया और बाकी T/2 से T तक का अलग कर दिया। यही RMS में भी आप लगा सकते हैं, ध्यान रखना। नीचे आपका आ गया T। तो आपने देखा 0 से T/2 तक करंट की कहानी अलग थी, T/2 से T तक करंट की कहानी अलग थी, तो आपने उन दोनों को अलग अलग कर दिया। अब आपने एक चीज और देखी कि आपका करंट 0 से T/2 तक तो कांस्टेंट था 2, और यहाँ पे क्या था? 0। तो ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो गया, इसकी कोई टेंशन हमको नहीं है। 2 हमारा बाहर आ गया, तो हमारे पास क्या बचा? dt, क्योंकि 2 कांस्टेंट है वो यहाँ बाहर आ गया। तो 0 से T/2 और नीचे क्या आ गया? t। तो क्या आ गया? 2 T/2 t से t कट गया, एवरेज क्या आ गया बेटा? 1 एम्पियर। सीखो सॉल्व करना, सीखो। आप देखो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो इस तरीके का सवाल आप कैसे कर पाएंगे। तो ये करंट हमारा 2 था वो बाहर आ गया, यहाँ पर 0 था तो वो 0 हो गया। तो जब ऐसा हो कि आधा अलग हो बाकी आधा अलग हो, मतलब बाकी आधे में करंट ना ही हो, तो आपको कैसे करना है? इस तरीके से करना है। बात क्लियर हो गई? नाउ लेट्स मूव टू RMS वैल्यू। RMS वैल्यू, RMS वैल्यू क्या होता है? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों को कि RMS वैल्यू क्यों लेते हैं, RMS वैल्यू क्या होता है। और CBSE के द्वारा दिए गए सवालों में 90% ऑफ द टाइम आपको RMS वैल्यू ही दी होती है ना। जैसे कि आपका V जो है वो आया V0 sin ओमेगा t। अब घर में जो मैक्सिमम वोल्टेज आती है वो आती है 311 वोल्ट, और इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। तो आपने लिखा ओमेगा क्या होता है बेटा? 2πf इंटू टी। तो ये आ गया 311 साइन 2πf का वैल्यू डाला 100πt। यानी आपके घर में आने वाली वोल्टेज ऐसी है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, और आप देख रहे हैं इसमें 311 क्या है? पीक वैल्यू है। पर फिर भी आपने देखा होगा ऐसा बताया जाता है कि घर में 220 वोल्ट आता है। कितना आता है? 220 वोल्ट। ये 220 वोल्ट वोल्टेज की RMS वैल्यू है। तो अब सवाल ये आता है कि जो एक्चुअल वोल्टेज है उसमें तो 220 कहीं आया ही नहीं, उसमें तो 311 आया है ना। कितना आया? 311। अच्छा आपने बोला हाफ साइकिल का एवरेज सर, तो आपने बोला 2 V0 बाय पाई। V0 क्या है? 311 डिवाइडेड बाय पाई। इसको अपन कैलकुलेट अगर करेंगे तो ये भी हमारा 220 नहीं आएगा। तो आप समझे कि यार ये तो ना तो जो हमारा हाफ साइकिल का एवरेज है वो भी 220 नहीं है, 311 का आधा भी 220 नहीं है, इस पूरे इक्वेशन में भी कहीं 220 नहीं है। तो फिर हमें बार बार ये क्यों बताया जाता है कि हमारे घर में आने वाला वोल्टेज 220 वोल्ट है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस वैल्यू VRMS दैट वी आर टोल्ड कि हमारे घर में 220 वोल्ट आता है? ये चीज हमको समझनी है। चलिए पहले तो ये समझें कि VRMS निकाला कैसे जाता है। VRMS निकाला कैसे जाता है?
तो VRMS का मतलब क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। सबसे पहले क्रम को उल्टा कर दें, सबसे पहले स्क्वायर करना है, बाद में मीन लेना है, और थर्ड स्टेप है रूट लेने का। अब आपका जो वोल्टेज है वो कैसा आया, वी नॉट साइन ओमेगा टी, इस प्रकार का आपका वोल्टेज आया। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर करना है, तो आपने वोल्टेज का आपका ग्राफ देखा ऐसे और ऐसे, सही है, ग्राफ सही बनाया, इस तरीके का आपका ग्राफ बन गया। बात क्लियर है ना। अब आप ये देखें कि अगर आप वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना, ठीक है, मतलब वी नॉट का स्क्वायर करेंगे ऑब्वियसली तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब नेगेटिव साइकिल का स्क्वायर करेंगे तो वो भी तो ऊपर चली जाएगी। यानी कि अगर आपका जो साइनोसॉइडल वोल्टेज आया था जो एक्चुअल में ऐसा था, अगर आपने उसका स्क्वायर करा, क्या करा, उसका स्क्वायर, स्क्वायर करने पे तो दोनों नेगेटिव वाली साइकिल भी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव मिल जाता है। तो ये हमारा वोल्टेज का स्क्वायर हो गया। अब उसने बोला मीन, ठीक है, वोल्टेज का स्क्वायर यानी स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मीन लेने का मतलब क्या है बेटा, मीन लेने का मतलब है कि इसका आपको एवरेज ले लेना है। क्या ले लेना है, एवरेज। ऐसा मीन यही तो होता है, एवरेज ही तो होता है। अब आप एवरेज किसके लिए लेंगे, 0 से t के लिए लेंगे या 0 से t/2 के लिए लेंगे। तो मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, वी नॉट स्क्वायर से ये जो बना है ना बेटा, इसका ग्राफ ये रहा, ये वाला, दोनों पॉजिटिव, इसका टाइम पीरियड t/2 ही है, क्योंकि ये हो गई इसकी एक साइकिल, ये हो गई 2 साइकिल, तो एक साइकिल का समय ही तो टाइम पीरियड होता है। तो अगर आप वी नॉट साइन ओमेगा टी की बात करें तो इसका टाइम पीरियड तो t है, लेकिन अगर आप वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की बात करें तो इसका टाइम पीरियड t/2 है, क्योंकि इसको अपनी एक साइकिल पूरे करने में टाइम t लगता है, पर इसको अपनी एक साइकिल पूरे करने में t/2 टाइम ही लगता है। तो 0 से t तक लेने का कोई मतलब नहीं है, 0 से t/2 तक ले लें। कहां तक ले लेंगे, 0 से t/2। अब इसमें से वी नॉट स्क्वायर जो है वो आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो आपको किसका स्क्वायर लेना पड़ेगा बेटा, साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लेना होगा। वी नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो एवरेज के बाहर आ गई। अब एक चीज मैं अभी चाहता हूं कि आप याद कर लें, इतना बड़ा इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज होता है 1/2। तो ये हमारा सेकंड स्टेप चल रहा है ना, मीन लेने वाला, ये स्टेप 2 है। स्क्वायर करना था वो तो यही कर दिया हमने। तो ये हमारे पास आ गया वी नॉट स्क्वायर बाय 2। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है, रूट। स्टेप 3 में क्या आ गया, रूट, यानी जो भी हमारा वैल्यू निकल के आया वी नॉट स्क्वायर बाय 2, इसका हमको रूट लेना है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, वी नॉट बाय √2, और यही है हमारी आरएमएस वैल्यू। यही क्या हो गई हमारी आरएमएस वैल्यू। तो इस तरीके से ये निकल गई। अच्छा, इस तरीके से ये निकलती है वो अलग बात है, पर इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो एक अलग बात है ना। निकाला कैसे जाए मैथमेटिकली, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर क्यों निकाला वो एक अलग बात हो गई, ठीक है। तो ये अपनी आरएमएस वैल्यू आ गई। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि आपके पास ये है एक रेजिस्टेंस, ये है एक एसी वोल्टेज सोर्स, और इसमें आपका जो करंट बह रहा है वो बह रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी। वैसे अभी मैं वोल्टेज के लिए निकाल रहा था ना, है ना, पर करंट का जैसे ये बह रहा है। अब दूसरा जो है उसमें आपका डीसी सोर्स है, क्या है, डीसी सोर्स, और इसमें आपका डीसी करंट बह रहा है, कितना, डीसी करंट बह रहा है आई आर एम एस के बराबर। आई आर एम एस क्या होता है, आई नॉट बाय √2। आई आर एम एस क्या होता है बेटा, आई नॉट बाय √2। अब मुझे इसमें निकालनी है हीट जनरेटेड, या फिर रेजिस्टेंस के द्वारा कंज्यूम की गई एनर्जी निकालनी है, कि रेजिस्टेंस कितनी एनर्जी खाएगा। जितनी एनर्जी रेजिस्टेंस खाता है उसी का हमारा बिल आता है। तो मैंने लिखा एनर्जी, यहाँ पे करंट हमारा कैसा है, वेरिएबल है, तो फॉर्मूला क्या होता है, I²R dt, इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। अब मैं निकालना चाहता हूँ ये कितनी एनर्जी खाएगा 0 से t तक, कितनी एनर्जी खाएगा। तो आपने करंट को क्या लिख दिया बेटा, I0² साइन स्क्वायर ओमेगा टी R
dt। अब इसमें से आप r को बाहर निकाल लो, r को बाहर निकाल लिया, ये आपका हो गया 0 से t, और यहाँ क्या आ गया आपका dt, यहाँ क्या आ गया आपका dt। क्लियर है ना, इस तरीके का कुछ आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस के द्वारा खाई गई एनर्जी सेम टाइम, यहाँ कितने टाइम में निकाल रहा हूँ, t में, यहाँ भी निकालता हूँ, तो यहाँ भी हीट जनरेटेड बोल लो या एनर्जी बोल लो, अगर मैं निकालूंगा तो वो तो IRMS का स्क्वायर RT, यही तो आएगी, क्योंकि जब करंट कांस्टेंट होता है तो किसी इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा IRMS का स्क्वायर RT, इससे अपनी हीट या एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, तो ये अपना आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को बराबर प्रूव करके देखना है, क्या ये दोनों बराबर हैं आपको देखना है। उसको करने का तरीका क्या होता है, इसको t से डिवाइड कर दो और t से मल्टीप्लाई कर दो, t से डिवाइड कर दो और t से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने ये देखा कि अरे यार ये क्या चीज है बेटा, ये क्या चीज है, ध्यान से देखो, मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए बात। मैंने ये तो एवरेज निकालने का तरीका बताया था, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है आई स्क्वायर का एवरेज है। देखो करंट का स्क्वायर हो रखा है, टाइम लग रखा है नीचे टाइम, ये तो आई स्क्वायर का एवरेज है। आई स्क्वायर का क्या है, एवरेज। अगर मैं इसका रूट ले लूं तो IRMS बन जाएगा, पर रूट अपनी मर्जी से कैसे ले लूंगा, तो रूट लेके स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, रूट लेके स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। क्यों? अच्छा, ऐसा थोड़ी मैथमेटिक्स अलाउ करती है कि आपकी मर्जी से आपको ये आई स्क्वायर का एवरेज मिल गया था तो आप रूट लेके IRMS बना लो, नहीं, गलत बात। रूट लिया है तो स्क्वायर भी करो। तो आपने क्या करा, इसका रूट लिया पहले तो, और रूट लेके स्क्वायर ले लिया, तो वो तो मैथ्स आपको अलाउ करती है, किसी चीज का आप रूट ले लो फिर उसी का आप स्क्वायर कर दो, तो मैथ्स आपको अलाउ करती है। अरे ध्यान से देखो, ये क्या, ये तो IRMS है, ये तो IRMS है, तो क्या निकल के आया, IRMS का स्क्वायर RT। यानी आपको ये समझ में आया कि AC के द्वारा खाई गई एनर्जी IRMS स्क्वायर RT के बराबर है, दोनों में एनर्जी बराबर कंज्यूम हुई टी में। अब आप सोचिए, एक आम आदमी आपके पास आता है, उसको आपको बताना है कि आपको बिजली का बिल भरना पड़ेगा और आपके यहाँ जो करंट आ रहा है वो I0 sin ओमेगा टी आ रहा है, और एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो अपन ने IRMS वैल्यू क्यों ली, क्योंकि IRMS वो DC करंट है, जैसे ये आपका क्या है, एक्चुअल करंट, ये इस करंट का वो DC वैल्यू है जिससे सेम एनर्जी आती है। जितनी एनर्जी ये खाता है उतनी एनर्जी ये खाता, दोनों में बराबर एनर्जी खाई जाती है, दोनों में बराबर एनर्जी खाई जाती है। तो आप एक आम आदमी को क्या बताना चाहोगे, DC वाला वैल्यू कि AC वाला वैल्यू, DC वाला बताना चाहोगे। और ये वैल्यू बताने से कोई नुकसान क्यों नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू से ही तो एनर्जी कंज्यूम्ड निकलती है। जितनी एनर्जी I0 sin ओमेगा टी ने कंज्यूम करी उतनी ही एनर्जी IRMS ने कंज्यूम करी, पर बस फर्क क्या है, ये AC है ये DC है। आम आदमी को कौन सा समझ में आएगा, IRMS। दैट इज व्हाई RMS वैल्यू इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट कंज्यूम्स द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एक आम आदमी को बनाने के लिए हम DC डायरेक्ट करंट की वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू यूज करना चाहेंगे, जो होगी हमारी I0 बाय √2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि द सिग्निफिकेंस ऑफ IRMS इज दिस। अब एक फाइनल क्वेश्चन करते हैं और IRMS और I एवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट है अपना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन यही है। थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन करा था पर एवरेज के लिए करा था, अब RMS के लिए करते हैं। पहले हमारा वोल्टेज ऐसा रहा कांस्टेंट, फिर 0 हो गया, फिर कांस्टेंट। ये DC है, AC नहीं है, आप देखो, क्योंकि ये मतलब कांस्टेंट DC नहीं है ये, पर ये DC है। क्यों? इसका आप देखें ना यार कि वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव 0 नेगेटिव हो ही नहीं रहा, डायरेक्शन बदल ही नहीं रहा, तो AC नहीं है। पर फिर भी इसका RMS पूछा जा सकता है, क्योंकि आप रट्टा मार के बैठे हो कि सर RMS सिर्फ AC का ही निकलता है क्या? नहीं, कोई वेरिएबल वैल्यू हो तो उसका RMS आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से। तो ये आपको दे दिया। अब आपसे बोला कि VRMS बताओ, ये T/2 हो गया, ये T हो गया। आपने बोला RMS, तो आपने बोला ये तो हमको पता है कि पहले तो V का स्क्वायर करना होगा, फिर एवरेज लेना होगा। एवरेज निकालने का तरीका मैंने क्या सिखाया था, 0 से T dt और नीचे भी ले लो T, इंटीग्रेशन से निकलता है एवरेज। और फिर आपको पता है फिर रूट करना होगा, तो आप ये समझे, पहले स्क्वायर करा, फिर एवरेज ले लिया, फिर रूट ले लिया।
अब यहाँ पे क्या है, वोल्टेज की कहानी 0 से t/2 अलग है और t/2 से t अलग है, तो 0 से t/2 लिख दिया, वोल्टेज जो था आपका कांस्टेंट था वो लिख दिया, और t/2 से t में आपका वोल्टेज 0 था वो लिख दिया, नीचे आपने क्या लगा दिया t, और क्या लगा दिया रूट, ये वाली चीज आपकी क्या हो गई 0। इसको देखते हैं, v0 स्क्वायर बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, अंदर dt था, तो 0 से t/2 t और रूट, तो ये आपका v0 जब रूट के बाहर आया तो v0 बचा, अंदर आ गया t/2 और t कट गया और रूट लग रहा था, आंसर क्या आ गया v0/√2। तो इसमें बच्चों ने सर सेम आ गया, ये तो पिछली बार भी आया था, ये तो साइनोसॉइडल के लिए भी आया था। अरे तो हर बार v0/√2 आएगा ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बस एक कोइंसिडेंस है, एक इत्तेफाक है कि v0 sin ओमेगा t के लिए भी v0/√2 आता है, v0 cos ओमेगा t के लिए भी आरएमएस वैल्यू v0/√2 आता है, और इस क्वेश्चन के लिए भी v0/√2 आ गया। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, पर सॉल्व करने का तरीका आपको सीखना है, और इस तरीके का एक और सवाल मैंने आपको एवरेज के लिए कराया, इन पे ध्यान दें। दैट्स आई थिंक दैट्स इज अटक गया मैं, मतलब कि दिस इज द एंड ऑफ एवरेज एंड आरएमएस, ठीक है। इसको आप लोग समझ लें, इस पूरे वीडियो को देखें, इन चीज़ों को समझें, तो आई एवरेज और आई आरएमएस का सवाल जो आता है वो आपसे मिस नहीं होगा। पर क्या चीज़ है कि इसके बाद वाले जो वीडियो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे सर्किट प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सर्किट प्रॉब्लम्स, तो उन पे आपको ध्यान देना है, इसको भी आपको समझ लेना है एक बार, पर इसके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है इन कंपैरिजन टू सर्किट प्रॉब्लम्स। थैंक यू।